हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पीडियाट्रिक एमसीक्यूज़ में आगे बढ़ते हैं और सेशन 3 को स्टार्ट करते हैं। पहले 2 सेशंस में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीडियाट्रिक एमसीक्यूज़ को इन डिटेल स्टडी किया। आपके रीसेंट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से उस हिसाब से हमने आगे के पीडियाट्रिक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी सीरीज़ बनाई है। तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं पीडियाट्रिक के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम आज लेंगे इसमें है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि child is hospitalized because of persistent vomiting। तो यहाँ पे child है, hospitalized है, condition क्या है? persistent vomiting। nurse should monitor the child closely for which problem? किस प्रॉब्लम के लिए नर्स ने इस चाइल्ड को मॉनिटर करना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 दैट इज डायरिया, ओके। ऑप्शन 2 इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन 3 इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और ऑप्शन 4 इज हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है हॉस्पिटलाइज किस लिए है? परसिस्टेंट वॉमिटिंग के लिए। तो चाइल्ड को कौन सा कंडीशन है? वॉमिटिंग। अब अगर वॉमिटिंग हो जाती है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो वॉमिटिंग को लेके एकदम अप्रोप्रिएट बैठता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ओके। अब ऑप्शन 3 क्यों? ऑप्शन 3 इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको परसिस्टेंट वॉमिटिंग दिया गया था, ठीक है। जब वॉमिटिंग होती है तब क्या होता है? वॉमिटिंग होती है तब वॉमिटिंग कॉजेज द लॉस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वॉमिटिंग की वजह से बॉडी में का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और HCl वो लॉस हो जाता है एंड सब्सिक्वेंट लीडिंग टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्योंकि ये एसिड जो है ये लॉस होने की वजह से बॉडी में बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाता है और बॉडी में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाता है। सो द राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा, सो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाए। सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होता है? राइट ऑप्शन अपना एल्कलोसिस होगा, क्योंकि वॉमिटिंग की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो लॉस हो जाएगा। एसिड लॉस होने की वजह से बॉडी में एल्कलिनिटी बढ़ जाएगी एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विल बी द राइट आंसर। The other option, which was metabolic acidosis, would occur in a child who experiences diarrhea। अगर क्वेश्चन में वॉमिटिंग की जगह पे आपको डायरिया दिया गया होता तो आप ऑप्शन मेटाबॉलिक एसिडोसिस चूज करते, बिकॉज डायरिया उसमें लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट होता है एंड बिकॉज बाइकार्बोनेट एल्कलाइन सब्सटेंस है जो कि बॉडी में एल्कलिनिटी का रेशो प्रॉपर रखने में मदद करता है, और अगर बाइकार्बोनेट का लॉस हो जाता है तो बॉडी में एसिडोसिस होता है। ये 2 मेजर डिफरेंस है जो कि आपको डायग्नोसिस से पता चलेगा कि अगर वॉमिटिंग है तो बॉडी में HCl का लॉस होता है। HCl जो है वो एसिडिक है बिकॉज द नेम सजेस्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड एसिड अगर लॉस हो रहा है तो बॉडी में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। एंड इफ देयर इज डायरिया तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, क्योंकि डायरिया में बाइकार्बोनेट्स का लॉस होता है विच इज एल्कलाइन, ओके। डायरिया might or might not accompany vomiting. Hyperactive bowel sounds are not associated with vomiting। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट ऑप्शन था उसको भी क्लैरिफाई करते हैं हम। अब मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस के कुछ एक अदर क्या क्या मेटाबॉलिक अगर एल्कोलोसिस हो गया तो कुछ एक अदर सिम्टोमेटोलॉजी जो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में आ जाती है, दैट इज कन्फ्यूजन। लाइक इन बच्चों में आपको इरिटेबिलिटी, डिजीनेस, बच्चा स्लीपी रह रहा है, इस तरह के सिम्टम दिखाई देंगे। नॉशिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। सो पहले वॉमिटिंग से स्टार्ट होता है, देन इट मे लीड टू डायरिया, ओके। ट्रेमर्स, मसल क्रैम्प्स, टिंगलिंग ऑफ द फिंगर्स एंड टोज, हाइपोकैलेमिया जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को आप कंसिडर करोगे तो। रेस्टलेसनेस फॉलोड बाय लेथार्जी, डिसरिदमिया और टैकीकार्डिया, ओके। एंड कंपनसेटरी हाइपोवेंटिलेशन। ये जो कंपनसेटरी हाइपोवेंटिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को आप कंसिडर करोगे तो। कॉजेज क्या हो सकते हैं? कॉजेज हो सकते हैं सीवियर वॉमिटिंग, एक्सेसिव GI सक्शनिंग में बी अनदर कॉज, डायूरेटिक्स का यूज may also lead to metabolic alkalosis, and excessive NaHCO3 may also lead to this condition। so ये in a short brief metabolic alkalosis में आपको क्या क्या और सिम्टोमेटोलॉजी है वो दिखाई देगी, ओके।
नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नर्स एडमिट्स अ चाइल्ड टू द हॉस्पिटल विद द डायग्नोसिस ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस. तो यहाँ पे डायग्नोसिस क्या दिया गया है? पाइलोरिक स्टेनोसिस. ऑन असेसमेंट विच डेटा would the nurse accept to obtain when asking the parent about the child's symptoms. अभी अगर बच्चे के सिम्टम्स लिए जा रहे हैं और डायग्नोसिस है पाइलोरिक स्टेनोसिस, तो कौन सा सिम्टमेटोलॉजी का जो पार्ट है वो इसमें आपको दिखाई देगा. आपको वाटरी डायरिया पता चलेगा या फिर नर्स को वाटरी डायरिया हिस्ट्री में आएगा या प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. सो वी हैव टू टेक इन कंसिडरेशन पाइलोरिक स्टेनोसिस इन दिस केस. ओके, इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट होगा या फिर वॉमिटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ बाइल. सो वॉमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ व्हाट? बाइल. सो ये चारों ऑप्शंस, वाटरी डायरिया, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, इंक्रीज यूरिन आउटपुट और वॉमिटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ बाइल, इसमें से पाइलोरिक स्टेनोसिस जो कि ये पाइलोरिस का जो पार्ट है यहाँ पे हाइपरट्रॉफी की वजह से यहाँ पे स्टेनोसिस हो जाता है. इट मे बी कंजेनाइटल ऑल्सो, जिस कंडीशन में जो स्टमक कंटेंट्स है वो यहाँ से आपके ड्यूोडेनम में पास नहीं हो सकते. दैट कंडीशन इज पाइलोरिक स्टेनोसिस. तो इस कंडीशन में कौन सा इन चारों में से ऑप्शन में से राइट आंसर होगा? आंसर ऑप्शन 2, दैट वाज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है पाइलोरिक स्टेनोसिस का, क्योंकि इसमें स्टमक कंटेंट्स जो है वो स्टमक से आगे नहीं जा पाते. वहाँ पे हाइपरट्रॉफी है, सो वहाँ पर स्टेनोसिस है. सो स्टेनोसिस की वजह से वहाँ के कंटेंट्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं वहाँ से. अगर माइल्डली अगर जगह है तो धीरे धीरे करके जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा. सो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है अपने पाइलोरिक स्टेनोसिस का. सो पाइलोरिक स्टेनोसिस, हाइपरट्रॉफी ऑफ द सर्कुलर मसल्स ऑफ द पाइलोरिस causes narrowing of the pyloric canal. So यहाँ पे क्या हो रहा है? पाइलोरिक कैनाल का नैरोइंग हो रहा है. सो बिटवीन दी स्टमक एंड दी ड्यूोडेनम, जैसे कि हमने उस पिक्चर में देखा. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस इंक्लूड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. सो जो ऑप्शन में दिया गया था प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. नेक्स्ट जो ऑप्शंस थे उसमें क्योंकि वॉमिटिंग है तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज नहीं हो सकता. एंड सेकेंड पॉइंट की वॉमिटिंग ऑफ बाइल, वो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जो स्टेनोसिस है वो पाइलोरिस एंड पे है, ड्यूोडेनम नीचे है, एंड फिर जो बाइल जो है उसका कनेक्शन जो होता है अपने इंटेस्टाइन में सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूोडेनम में होता है. सो ड्यूोडेनम जो है वो स्टेनोसिस के नीचे वाला पार्ट है, तो बाइल जो है वो वॉमिटिंग में आ ही नहीं सकता क्योंकि बाइल का कनेक्शन जो है वो भी वही नीचे है अपने स्टेनोसिस पार्ट के नीचे वाले पार्ट में. यहाँ पे सिर्फ स्टमक कंटेंट्स बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ पे वॉमिटिंग में बाइल नहीं आ सकता. ये चीज़ आपको याद रखनी है. प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के अलावा इरिटेबिलिटी, हंगर एंड क्राइंग, कॉन्स्टिपेशन, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन के साइंस दिखेंगे, ना कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज, इंक्लूडिंग अ डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट. यूरिन आउटपुट में डिक्रीज दिखाई देगा क्योंकि वॉमिटिंग है, कुछ फूड बच्चा इंटेक ले नहीं पा रहा है, जितना इंटेक हो रहा है वो वहाँ पे कलेक्शन की वजह से वॉमिट आउट हो रहा है. सो यहाँ पे ये सारी सिम्टोमेटोलॉजी आपको पाइलोरिक स्टेनोसिस में दिखाई देगी, जिसका राइट आंसर आपका होगा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इन्फेंट हैज जस्ट रिटर्न्ड टू दी नर्सिंग यूनिट आफ्टर सर्जिकल रिपेयर ऑफ व्हाट? ऑफ क्लेफ्ट लिप. तो क्लेफ्ट लिप का सर्जिकल रिपेयर के बाद में बच्चा वापस से आया है, और कौन से साइड का क्लेफ्ट रिपेयर है? राइट साइड. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लेफ्ट लिप का सर्जिकल रिपेयर हुआ है यहाँ पे. विच साइड? राइट साइड. The nurse should place the infant in which best position at this time? अब just after operative बच्चे का क्लेफ्ट लिप का रिपेयर हुआ है. कौन से साइड का? द साइड इज राइट साइड. तो कौन से पोजीशन पर बच्चे को अगर सुलाया जाए या लेटाया जाए विल बी द बेस्ट फॉर द बेबी? तो ऑप्शंस है प्रोन पोजीशन और ऑन द स्टमक, लेफ्ट लैटरल पोजीशन और राइट लैटरल पोजीशन. तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में से आपको राइट ऑप्शन जो क्लिक करना है वो है आंसर 3, क्योंकि क्लेफ्ट लिप जो होता है वो बच्चे का कौन से साइड का क्लेफ्ट लिप रिपेयर हुआ था? बच्चे का राइट क्लेफ्ट लिप रिपेयर हुआ था
जिस साइड का उसके ऑपोजिट साइड में बच्चे को रखना है। ओके, सो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 था वो राइट आंसर होगा। जैसे कि हम ऑप्शंस अगर फिर से देखें तो यहाँ पे बच्चे के राइट साइड का क्लेफ्ट लिप रिपेयर हुआ था, सो ऑपोजिट साइड होगा लेफ्ट। सो आपका ऑप्शन जो होगा वो आंसर 3 होगा, जिसमें आपको बच्चे को लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लिटाना है। क्लेफ्ट लिप क्या होता है? क्लेफ्ट लिप एक कंजेनाइटल एनोमली है जो कि फेलियर ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज का फ्यूजन की वजह से, जो सॉफ्ट टिश्यूज का फ्यूजन है लिप का, वो फ्यूजन ना होने की वजह से होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही ये हो जाता है। आफ्टर क्लेफ्ट लिप रिपेयर होने के बाद में नर्स को आइडियली वो पोजीशंस अवॉइड करनी चाहिए जहाँ की वो रिपेयर को बच्चा रब करे। सो द इन्फेंट ऑन द साइड ऑफ द रिपेयर, जो साइड में उसका ऑपरेशन हुआ है वो साइड अवॉइड करनी है, और प्रोन पोजीशन अवॉइड करनी है क्योंकि वो जो टाँके लगे हैं उस पर बच्चा रब कर सकता है, इट में हार्म। ओके, सो जो प्रोन पोजीशन है वो ऑब्वियसली लिप है, लिप पे प्रेशर आएगा तो वो पोजीशन नहीं होगी, बिकॉज दिस पोजीशन कैन कॉज रबिंग ऑफ द सर्जिकल साइट ऑन द मैट्रेस। सो बेस्ट पॉसिबल जो साइट होगी वो होगी ऑपोजिट साइड, जिस साइड से रिपेयर हुआ है। द नर्स पोजिशंस द इन्फेंट ऑन द side of the lateral, on the side lateral to the repair or on the back upright, and positions the infant to prevent airway obstruction by secretions, blood और tongue। lateral position क्यों ज़्यादा important है यहाँ पे? lateral position इसलिए कि जो secretions है, saliva है, वो blood है, उस तरह के secretions जो है वो बच्चा aspirate ना कर जाए, वो avoid करने के लिए आपको lateral position देनी है। ओके, From the options provided, placing the infant on the left side immediately after surgery is the best to prevent the risk of aspiration if the infant vomits। अगर infant vomit करेगा तो lateral side best position होगी, क्योंकि right side पे repair किया गया था तो left lateral position आपका right answer होगा। ओके, इस पिक्चर से आपको पता चलेगा क्लेफ्ट लिप क्या होता है। सो दिस इज द क्लेफ्ट लिप, जहाँ पे कंटिन्यूटी जो लिप की है वहाँ पे फ्यूजन नहीं हुआ है, कंजेनाइटल है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही ये फ्यूजन नहीं हुआ है। जब रिपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से सूचर करके इसको फ्यूजन जो नहीं हुआ है उसे फ्यूज कर देते हैं सूचर की मदद से, एंड देन इट हील्स, एंड कंप्लीट हीलिंग के बाद में जो लिप है वो कम्प्लीटली फ्यूज्ड दिखाई देता है। तो इस कंडीशन में आपको सूचर साइट पे मिनिमल प्रेशर देना है, और लैटरल इसलिए क्योंकि जो सिक्रेशंस आ रहे हैं वो सिक्रेशन ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं, एस्पिरेशन हो सकता है, दैट इज द रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर अ चाइल्ड विद ए डायग्नोसिस ऑफ इंटरसेप्शन। तो यहाँ पे अपना डायग्नोसिस क्या है? इंटरसेप्शन। ओके, interception is the diagnosis. The nurse reviews the child's record and expects to note which sign of this disorder documented। तो interception है तो नर्स ने अगर रिकॉर्ड बुक खोला है तो कौन से सिम्टोमेटोलॉजी जो है वो नर्स को इस रिकॉर्डिंग में मिलेगी। सो इज इट वाटरी डायरिया, ओके, रिबन लाइक स्टूल्स, या फिर प्रोफ्यूज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, और ब्राइट रेड ब्लड एंड म्यूकस इन दी स्टूल्स। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में से इन शॉर्ट आपको इंटरसेप्शन की जो सिम्टम्स हैं या फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो बतानी है। तो इसमें से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कौन सी वाली है जो कि इंडिकेट कर रही है इंटरसेप्शन को? क्या वो वाटरी डायरिया है, रिबन लाइक स्टूल्स है, या फिर प्रोफ्यूज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है, या फिर ब्राइट रेड ब्लड एंड म्यूकस इन दी स्टूल्स? कौन सा वाला सिम्टोमेटोलॉजी जो है वो आपका डायग्नोसिस दैट इज इंटरसेप्शन इसको इंडिकेट कर रही है। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन 4, ओके, दैट इज ब्लड एंड म्यूकस इन दी स्टूल, ब्राइट रेड ब्लड म्यूकस इन दी स्टूल। अब इसको अच्छी तरह से जानने के लिए आपको इंटरसेप्शन जानना होगा। व्हाट इज इंटरसेप्शन? इंटरसेप्शन इज टेलीस्कोपिंग ऑफ दी, ये टेलीस्कोपिंग वर्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी टाइम इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। सो पैथोफिजियोलॉजी पे भी क्वेश्चन आता है। सो टेलीस्कोपिंग ऑफ फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बाउल इनटू दी
नेक्स्ट पोर्शन, सो एक पोर्शन जो है बॉवल मतलब इंटेस्टाइन्स का, एक पोर्शन पहले वाले पोर्शन के अंदर इस तरह से टेलीस्कोप जैसे एक के अंदर एक फिट होता है उस तरह से फिट हो जाता है. सो दैट इज नोन एज इंटरसेप्शन एंड विच रिजल्ट्स इन ऑब्स्ट्रक्शन. ऑब्स्ट्रक्शन किस लिए? पैसेज ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट्स. तो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स जो है उसके पैसेज को ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है. चाइल्ड विद इंटरसेप्शन टिपिकली हैज सिवियर एब्डोमिनल पेन that is crampy and intermittent, causing the child to draw in knees towards the chest. ये drawing in knees towards the chest है, ये भी important part है यहाँ पे. इस हिसाब से भी क्वेश्चन आपका फॉर्मुलेट हो सकता है. वॉमिटिंग may be present but it is not projectile. वॉमिटिंग हो सकती है बट प्रोजेक्टाइल नहीं होती है. प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जैसे कि हमने प्रीवियस ऑप्शन में देखा था, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग पायलोरिक स्टेनोसिस का कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, अब अपना राइट आंसर ब्राइट रेड ब्लड एंड म्यूकस. ओके, ब्राइट रेड ब्लड एंड म्यूकस जो कि कैरेक्टरिस्टिक है इंटरसेप्शन का. इट इज पास्ड थ्रू द रेक्टम. ओके, इट इज पास्ड थ्रू द रेक्टम एंड इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज करंट जेली लाइक स्टूल्स. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ पे आपको ब्राइट रेड ब्लड एंड म्यूकस मिक्स्ड इस तरह से ना देके करंट जेली लाइक स्टूल्स इस तरह से भी ऑप्शन आ सकता है. सो करंट जेली लाइक स्टूल्स जो है ये भी कैरेक्टरिस्टिक है इंटरसेप्शन का. ओके, watery diarrhea and ribbon like stools are not manifestation of this disorder. जो ribbon like stools है that is more of एक गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन जो है या फिर हर्शस्प्रंग्स डिजीज जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है रिबन लाइक स्टूल्स. इट इज नॉट प्रेजेंट इन इंटरसेप्शन. तो राइट आंसर ओवर हियर इज करंट जेली लाइक स्टूल्स दैट वाज मैनिफेस्टेड जैसे लिखा गया था ब्राइट रेड ब्लड विद म्यूकस इन स्टूल्स. सो दिस इज द राइट आंसर. किस तरह से दिखाई देता है ये करंट जेली लाइक स्टूल्स या फिर इंटरसेप्शन किस तरह से होता है? यहाँ पे आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हो कि यहाँ पे ये नॉर्मल इंटेस्टाइन है. दिस इज द नॉर्मल इंटेस्टाइन जिसमें कि ये लोअर पोर्शन एंड दिस इज द अपर पोर्शन, ये अलग अलग होता है. सो फूड पासेस इजीली. बट इंटरसेप्शन में क्या होता है? टेलीस्कोपिंग होता है बॉवल्स का. तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो बॉवल है इस नॉर्मल बॉवल के अंदर मुड़ गई है. ओके, सो योर टेलीस्कोपिंग हो रहा है. दिस इज नोन एज इंटरसेप्शन जो कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है. जो हमारा क्वेश्चन था उसमें करंट जेली लाइक स्टूल्स तो किस तरह से दिखते हैं? वो इस तरह से दिखते हैं. ये पिक्चर है करंट जेली की. ओके, ये एक्चुअली जेली है, जैम. ओके, जेली. तो ये इस तरह से दिखती है और स्टूल्स, बच्चे का स्टूल्स इंटरसेप्शन में आपको इस तरह से दिखेगा कि बच्चे का स्टूल का कलर भी रेड है विद म्यूकस. तो ये जो स्टूल का पिक्चर है दिस रिजेंबल्स द रेड करंट जेली, इसीलिए उसको रेड करंट जेली लाइक स्टूल्स कहा गया है. सो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टूल विच इज प्रेजेंट इन इंटरसेप्शन एक्चुअली. अब ये पिक्चर अगर आप हमेशा याद रखोगे तो इंटरसेप्शन में करंट जेली लाइक स्टूल्स होता है, ये कभी भूलोगे नहीं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नर्स इज मॉनिटरिंग अ 3-year-old चाइल्ड. तो यहाँ पे आपको याद रखना है नर्स क्या मॉनिटर कर रही है? 3-year-old चाइल्ड. यहाँ पे कितने साल का बच्चा है वो दिया गया है. फॉर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर दैट इज ICP. इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर के साइंस एंड सिम्टम्स देख रही है एक नर्स. कितने साल के बच्चे में? 3-year-old. आफ्टर अ क्रेनियोटॉमी द नर्स प्लान्स टू मॉनिटर फॉर which early sign or symptom of the increased ICP. increased intracranial pressure के कौन से साइंस एंड सिम्टम्स यहाँ पे नर्स मॉनिटर करेगी? तो यहाँ पे वॉमिटिंग फर्स्ट, सेकेंड इज बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनल, थर्ड ऑप्शन इज इंक्रीजिंग हेड सर्कम्फ्रेंस एंड फोर्थ इज कंप्लेंट्स ऑफ अ डायरिया. तो यहाँ पे ऑप्शंस में से आपको दिखाई दे रहा होगा कि एज रिलेटेड ऑप्शंस आपको चूज करने हैं. ओके, आपको बाद दूसरे ऑप्शंस में भी ऐसा लग रहा होगा दीज मेनी ऑफ दीज आर द सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, बट यहाँ पे आपको एज का ध्यान रखना है. सो दीज टिपिकली इस तरह से कंफ्यूज हो सकते हो. यहाँ पे एज का ध्यान रख के फिर ऑप्शन चूज करना है कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे. सो यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज वॉमिटिंग. अब ये वॉमिटिंग क्यों? आपको बल्जिंग फॉन्टेनल्स या फिर इस तरह के ऑप्शंस भी ICP के लग सकते हैं, बट बच्चा 3 साल का था. सो 3 साल के बच्चे में क्या
आपको देखना है कि उसका फॉन्टेनल्स है ऑब्वियसली एज के हिसाब से क्लोज हो चुके होंगे। सो यहाँ पे ब्रेन although well protected by the solid bony cranium is highly susceptible to pressure that may accumulate within the enclosure. Volume and pressure must remain constant within the brain. A change in the size of the brain, such as which occurs with edema or increased volume of an intracranial blood or cerebrospinal fluid without a compensatory change leads to an increased ICP, increased intracranial pressure, which may be life threatening. Vomiting is an early sign of increased ICP. Okay? क्योंकि यहाँ पे बच्चा 3 साल का था. Okay? Can become excessive as pressure builds up and stimulates the medulla in the brainstem which houses the vomiting center. Okay? Children with open fontanelles, posterior fontanelle closes at 2 to 3 months. यहाँ पे दिया गया है कि जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 मंथ्स में क्लोज हो सकता है एंड एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोजेज एट 9 to 18 मंथ्स. कंपनसेट फॉर ICP चेंजेस बाय द स्कल. अगर बच्चे की उम्र छोटी दी गई होती यहाँ पे तो आप ये ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते थे, बट यहाँ पे क्योंकि क्लोजर हो चुका है, 3 साल का बच्चा है, तो यहाँ पे कंपनसेटरी मैकेनिज्म में जो फॉन्टेनल बल्जिंग होता है जो कि एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो यहाँ पे नहीं होगा. तो यहाँ पे है वॉमिटिंग, क्योंकि प्रेशर जो है प्रेशर बिल्डअप की वजह से वॉमिटिंग सेंटर जो है वहाँ पे मेडुला में वो इरिटेट होता है और वॉमिटिंग होती है बच्चे में. सो दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वॉमिटिंग. एक इन शॉर्ट हम देख लेते हैं कि अगर आपको एज कम दी गई होती वहाँ पे तो क्या सिम्टोमेटोलॉजी आप कंसिडर कर सकते हो इन्फेंट्स में और चिल्ड्रन में. सो यहाँ पे इन्फेंट्स में क्या सिम्टोमेटोलॉजी आप कंसिडर कर सकते हो, दैट इज टेंस और बल्जिंग फॉन्टेनल जो कि वहाँ दिया गया होता. सेपरेटेड क्रेनियल सूचर्स, ओके, इरिटेबल, हाई पिच्ड क्राई, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाई पिच्ड क्राई ICP का. इंक्रीज्ड ऑसिपिटल सर्कम्फ्रेंस, ठीक है, ऑसिपिटल सर्कम्फ्रेंस जो है वो इंक्रीज होना, बट एज अपने ऑप्शन में 3 साल की थी. ओके. डिस्टेंडेड स्काल्प वेन्स, changes in the feeding, crying when disturbed and setting sun eyes. ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो सन सेटिंग आइज. ये ICP की बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर है जहाँ की इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये जो आई बॉल्स है यहाँ पे प्रेशर आता है और आई बॉल्स नीचे की तरफ बल्ज होती है. तो यहाँ पे जो आपको सेटिंग सन जो है, सन जब सेट होता है तो किस तरह से दिखता है, इसलिए सेटिंग सन इस तरह के प्रेजेंटेशन को कहते हैं. ये भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, एग्जाम में बहुत बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है. ओके. चिल्ड्रन मतलब इन्फेंट में नहीं, एल्डर चिल्ड्रन में आपको क्या सिम्टोमेटोलॉजी दिखाई देगी, हेडेक, नॉशिया, वॉमिटिंग, जो कि हमने क्लिक किया यहाँ पे अपना ऑप्शन. डिप्लोपिया एंड ब्लड विजन, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ICP का जो कि आप मिस कर सकते हो, एंड सीजर्स. ओके. सो चिल्ड्रन में ये सारे सिम्टोमेटोलॉजी आएंगे और इन्फेंट अगर होगा तो आपको इस तरह की सिम्टोमेटोलॉजी दिखाई देगी. सो ये डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है अगर ICP का क्वेश्चन आए तो. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चाइल्ड अंडरगो सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ ब्रेन ट्यूमर. अब यहाँ पे क्या हुआ है, सर्जिकल रिमूवल हुआ है एक ब्रेन ट्यूमर का. ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड द नर्स नोट्स दैट द चाइल्ड इज रेस्टलेस. अब यहाँ पे ट्यूमर का ऑपरेट हुआ है, बच्चा रेस्टलेस है, द पल्स रेट इज एलिवेटेड एंड ब्लड प्रेशर हैज डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द बेसलाइन वैल्यू. यहाँ पे बच्चे का पल्स रेट बढ़ गया है, रेस्टलेस है बच्चा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया है. ओके. नर्स सस्पेक्ट्स दैट द चाइल्ड इज इन शॉक, बच्चा शॉक में है. विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन. अब बच्चा शॉक में है ऐसा नर्स को लग रहा है तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो नर्स एक चूज करेगी वो इन चारों में से क्या होगा. ठीक है. ऑप्शन 1 है प्लेस द चाइल्ड इन अ सुपाइन पोजिशन, बच्चे को सुपाइन पोजिशन में प्लेस कीजिए, या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब फर्स्ट ऑप्शन. ओके. नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर HCP. ओके. प्लेस द चाइल्ड इन अ ट्रेंडलबर्ग्स पोजिशन, ट्रेंडलबर्ग्स पोजिशन में बच्चे को रखो. ओके. या फिर फोर्थ ऑप्शन इंक्रीज द फ्लो रेट
क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया गया है, इंक्रीज द फ्लो रेट ऑफ द इंट्रावेनस फ्लूइड। आईवी फ्लूइड जो दिया गया है उसको बढ़ा दो, फ्लो उसका बढ़ा दो। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे अप्रोप्रिएट क्या लगता है इस कंडीशन में, जबकि बच्चा शॉक में जा रहा है, उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, पल्स जो है वो इंक्रीज हो गई है और बच्चा रेस्टलेस है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से सबसे फर्स्ट जो होगा वो होगा अपना ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आंसर क्या था? ऑप्शन 2 कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाए। ठीक है, क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे पहले उसे इन्फॉर्म करना है, नेक्स्ट एक्शन बाद में लेना है। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ शॉक द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज नोटिफाइड इमीडिएटली बिफोर द नर्स चेंजेस द चाइल्ड्स पोजिशन और इंक्रीजेज द इंट्रावेनस फ्लूइड। सबसे पहला आपको जो करना है वो होगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। ओके, आफ्टर क्रेनियोटॉमी अ चाइल्ड इज नेवर प्लेस्ड इन द supine or Trendelenburg's position because it increases the intracranial pressure. ओके, ये दोनों पोजीशन इसलिए नहीं देनी है क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज करती है एंड द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का रिस्क भी इंक्रीज होता है। द हेड ऑफ द बेड शुड बी एलिवेटेड। क्या करना चाहिए? हेड ऑफ द बेड शुड बी एलिवेटेड। ये नर्सिंग का नेक्स्ट ऑप्शन होगा कि अब पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म कर दिया, नेक्स्ट क्या करना है उसको कि बेड का हेड जो हेड एंड है उसको एलिवेट करना है। ओके, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन और सुपाइन पोजीशन जो कि ऑप्शन में दी गई थी वो नहीं करना है क्योंकि वो आईसीपी को इंक्रीज करती है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया था कि इंक्रीजिंग इंट्रावेनस फ्लूइड्स। अब इंक्रीजिंग इंट्रावेनस फ्लूइड्स क्योंकि ब्लड प्रेशर लोअर डाउन जा रहा था। ओके, लॉजिकल लग रहा है, बट increasing intravenous fluid can cause an increase in the ICP. So option जो increase intravenous fluid था वो भी नहीं है यहाँ पे, it is not appropriate because it also increases the ICP in this case. So यहाँ पे best सबसे option था कि health care provider को inform करेगी। next position change जो अगर करना होगा तो position जो होगा वो elevated head end होगा, head end को elevate करना है। अब ये जो पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन का नाम दिया गया था ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। हम सोच सकते हैं हो सकता है ये कोई स्पेसिफिक पोजीशन हो सकती है अगर आपको ट्रेंडलबर्ग पोजीशन ना पता हो तो इन शॉर्ट हम देखते हैं ट्रेंडलबर्ग पोजीशन किसे कहते हैं। ट्रेंडलबर्ग पोजीशंस में से आप पोजीशंस एक इन शॉर्ट रिवाइज अगर करो, सो दिस इज ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। देखो आप हेड यहाँ पे लो है तो ये नहीं दे सकते हम। ये फाउलर्स पोजीशन है जो कि मोस्टली बहुत बार पूछी जाती है, ये फाउलर्स पोजीशन है, ये सेमी फाउलर्स पोजीशन है और ये रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है। तो रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में हेड एंड है एलिवेटेड है, बट ऑप्शन में था ट्रेंडलबर्ग पोजीशन विच इज हेड लो, जो कि आपको नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे इंट्राक्रैनियल प्रेशर इस कंडीशन में बढ़ सकता है क्योंकि ब्लड फ्लो ग्रेविटी की वजह से इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन विच यू शुड चूज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, द चाइल्ड एनालाइजेस द नर्स एनालाइजेस द लेबोरेटरी रिजल्ट्स ऑफ अ चाइल्ड विद हीमोफीलिया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है? हीमोफीलिया। द नर्स अंडरस्टैंड्स दैट विच रिजल्ट विल मोस्ट लाइकली एबनॉर्मल इन दिस चाइल्ड। सो इसमें यहाँ पे क्या है कि एक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कौन से चाइल्ड की? हीमोफीलिया की। सो हीमोफीलिया की इन्वेस्टिगेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर क्या आपको हीमेटोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिलेगी यहाँ? प्लेटलेट काउंट, हीमेटोक्रिट लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल या फिर पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो इसके लिए आपको हीमोफीलिया जानना होगा। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया की वजह से क्या क्या सिम्टोमेटोलॉजी आती है, तो आपको सबसे अप्रोप्रिएट इन टेस्ट्स में से कौन सा टेस्ट करवाना है? प्लेटलेट काउंट करवानी है, हीमोटोक्रिट लेवल करवाना है, हीमोग्लोबिन लेवल करवाना है या फिर पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम करवाना है। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा
the option 4, that is partial thromboplastin level. ओके, जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है वो आपको यहाँ पे टेस्ट करवाना है. दैट इज ऑप्शन 4 विच इज द राइट आंसर. हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स. ओके, bleeding disorder that results from a deficiency of specific coagulation proteins. So इसीलिए यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है वो यहाँ पे स्पेसिफिक आंसर होगा. ओके, रिजल्ट ऑफ टेस्ट दैट मेजर्स प्लेटलेट फंक्शंस आर नॉर्मल. प्लेटलेट फंक्शंस यहाँ पे नॉर्मल मिलेगी. रिजल्ट ऑफ टेस्ट दैट आर मेजर क्लॉटिंग फैक्टर्स फंक्शन में बी एबनॉर्मल. सो abnormal laboratory results in hemophilia indicates a prolonged partial thromboplastin time, which was option 4, which is the right answer here. Okay, platelet count, hemoglobin level and hematocrit level are normal in hemophilia. So ये तीनों ऑप्शन जो ऊपर के थे, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट, वो तीनों लेवल नॉर्मल आते हैं, वो डायग्नोस्टिक नहीं होंगे. सो डायग्नोस्टिक वाज पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम. ठीक है, हीमोफीलिया में किस तरह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मतलब कोआगुलेशन नहीं होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं. नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल ब्लड वेसल्स में अगर ब्रेकेज आ जाए, हिमोरेज आ जाए इंजरी की वजह से, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं और यहाँ पे क्लॉट हो जाता है. दैट इज़ हेल्दी प्रोसेस और नॉर्मल प्रोसेस. अगर हीमोफीलिया है तो यहाँ पे अगर हिमोरेज हो जाए या फिर ब्रेक आ जाए तो यहाँ पे क्लॉट नहीं हो पाता. सो दैट इज़ हीमोफीलिया. यहाँ पे इनएबिलिटी टू क्लॉट. सो क्लॉटिंग फैक्टर का जो अपना ऑप्शन था, दैट वाज द राइट ऑप्शन विच यू शुड क्लिक ओवर हियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. अभी अब चाइल्ड है, उसको क्या है यहाँ पे, चाइल्ड विद बीटा थैलेसेमिया इज प्रेजेंट. ओके, इट इज रिसीविंग लॉन्ग टर्म ब्लड ट्रांसफ्यूजन. यहाँ पे डायग्नोसिस दिया गया है बीटा थैलेसेमिया. उसको क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम से ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं for the treatment of disorder of beta thalassemia. Okay, अब chelation therapy is prescribed as a result of too much iron loss, that from the too much of iron from the transfusion. अब यहाँ पे क्योंकि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत बार दिया गया है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़्यादा होने की वजह से उसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पे चिलेशन थेरेपी प्रिस्क्राइब की गई थी. तो चिलेशन थेरेपी में विच मेडिकेशन शुड द नर्स एंटिसिपेट टू बी प्रिस्क्राइब. चिलेशन थेरेपी में कौन सी मेडिकेशन जो है वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब की जाएगी. सो इज इट ऑप्शन 1 फ्रैगमिन और ऑप्शन 2 मेरोपेनम और मेटोप्रोलॉल और डीफेरोक्सिमाइन. तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है, फिर कौन से चिलेशन थेरेपी है जो कि आप एंटिसिपेट करोगे. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज डिफेरामाइन. अब बीटा थैलेसेमिया क्या होता है? बीटा थैलेसेमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन्स. ओके, कौन सी ग्लोबिन चेन्स इन द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन. बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कैरियर्स टू प्रोड्यूस द चाइल्ड विद बीटा थैलेसेमिया मेजर. ओके, सो यहाँ पे आपको दो चीज़ें और समझ में आ रही है. यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कैरियर्स, जो ऑटोसोमल रिसेसिव है, और यहाँ पे ग्लोबिन चेन्स का सिंथेसिस जो होता है हीमोग्लोबिन का, यहाँ पे डिफेक्ट होता है. ओके, द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रांसफ्यूजन थेरेपी इन is hemosiderosis, that is the term used for increased iron. Hemosiderosis, अगर आयरन कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, सो उसको टर्मिनोलॉजी जो दी गई है दैट इज हीमोसेरिडोसिस. ये भी याद रखना है क्योंकि अगर आयरन नाम ना यूज़ किया जाए, हीमोसेरिडोसिस कहा जाए, सो यू शुड रिमेंबर. टू प्रिवेंट ऑर्गन डैमेज फ्रॉम टू मच आयरन, चिलेशन थेरेपी विद either exate और डीफेरोक्सामाइन में बी प्रिस्क्राइब. तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका डीफेरोक्सामाइन. ओके, डीफेरोक्सामाइन इज क्लासिफाइड एज एन एंटीडोट फॉर एक्यूट आयरन टॉक्सिसिटी. एक्यूट आयरन टॉक्सिसिटी के लिए डीफेरोक्सामाइन जो है वो एंटीडोट माना गया है. ओके, फ्रैगमिन जो कि दूसरा ऑप्शन था, विच इज एन एंटीकोआगुलेंट यूज्ड एज प्रोफिलैक्सिस फॉर पोस्ट ऑपरेटिव deep vein thrombosis.
फ्रैग्मिन जो ऑप्शन दिया गया था वो एक एंटीकोगुलेंट है जो कि पोस्ट ऑपरेटिव डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए प्रोफिलैक्सिस के तौर पर यूज़ किया जाता है। दूसरा ऑप्शन था मेरोपेनम, इट इज़ एन एंटीबायोटिक। एंड जो ऑप्शन आता था मेटोप्रोलॉल, इट इज़ बीटा ब्लॉकर। ओके, इट इज़ यूज टू ट्रीट हाइपर टेंशन। सो ये नेक्स्ट अदर ऑप्शंस थे जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करने हैं एंड द राइट आंसर जो होगा वो डीफेरोक्सिमाइन होगा। अब डीफेरोक्सिमाइन अगर आप देखो तो उसका नॉर्मल थैलेसेमिया में क्या होता है, नॉर्मल थैलेसेमिया में जो आरबीसीज हैं उनका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से चेंज हो जाता है। ओके, सो दिस इज द नॉर्मल हाउ डब्ल्यूबीसी लुक और आरबीसीज लुक्स लाइक प्लेटलेट। जो भी नॉर्मल आरबीसीज है वो इस तरह से दिखाई देती हैं और यहाँ पे थैलेसेमिया में आरबीसीज का जो है वो माल फॉर्मेशन हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सो डीफेरोक्सिमाइन इसकी ट्रीटमेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आयरन टॉक्सिसिटी हो सकता है एंड यहाँ पे डीफेरोक्सिमाइन यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे है कि द नर्स इज मॉनिटरिंग अ चाइल्ड विद बर्न्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट फॉर बर्न और शॉक, which assessment provides the most accurate guide to determine the adequacy of fluid resuscitation। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको फ्लूइड रिसस्टिटेशन के लिए मोस्ट एडिक्वेट कौन सी थेरेपी यहाँ पे यूज़ की जाएगी या फिर कौन सा एग्जामिनेशन पार्ट है जो यहाँ पे फ्लूइड रिसस्टिटेशन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। तो स्किन टर्गर से आप फ्लूइड रिसस्टिटेशन देना है कि नहीं इस हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे बर्न का पेशेंट है, बर्न के पेशेंट में फ्लूइड लॉस होता है, फ्लूइड लॉस को किस हिसाब से डिटरमाइन करना है इन शॉर्ट। ओके, तो स्किन टर्गर देखोगे या फिर लेवल ऑफ एडिमा एट दी बर्न साइड देखोगे, बर्न साइड पे कितना एडिमा है वो देखोगे, या फिर एडिक्वेसी ऑफ कैपिलरी फिलिंग देखोगे, कैपिलरी फिलिंग की क्या एडिक्वेसी है। ओके, और फोर्थ दैट इज अमाउंट ऑफ फ्लूइड टॉलरेटेड इन 24 आवर्स, 24 आवर्स में कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड टॉलरेट कर रहे हैं वो देखोगे। तो इन सारे ऑप्शंस में से आप क्या देखोगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बर्न में फ्लूइड का वापस से फ्लूइड देना है कि नहीं। सो यू विल चूज द ऑप्शन दैट इज 3। यहाँ पे कैपिलरी फिलिंग वाला जो टाइम था वो आपको देखना है, कैपिलरी फिलिंग एडिक्वेसी। ओके, सो पैरामीटर्स सच एज वाइटल साइंस स्पेशली हार्ट रेट, यूरिनरी आउटपुट वॉल्यूम एंड एडिक्वेसी ऑफ कैपिलरी फिलिंग and state of sensorium determine the adequacy of fluid resuscitation। तो यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस में से तो कोई ऑप्शन नहीं था, एक ही ऑप्शन था adequacy of capillary filling। अदर ऑप्शंस अगर होते तो दूसरे ऑप्शंस जो होते वो होते वाइटल साइंस का जो पैरामीटर्स है वो यूरिनरी आउटपुट, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या है, adequacy of capillary filling जो कि हमने देखा, एंड स्टेट ऑफ सेंसोरियम, ये सारे डिटरमाइन करते हैं कि फ्लूइड रिसस्टिटेशन करना है या नहीं। ऑल्दो ऑप्शंस 1, 2 and 4 may provide some information related to fluid volume in a burn injury, and from the options provided adequacy of capillary filling is the most accurate, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक फ्लूइड का जो नॉलेज है वो बाकी ऑप्शंस में से भी मिलता है, बट बर्न के पेशेंट में स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो एडिक्वेसी ऑफ कैपिलरी फीलिंग जो है वो मोस्ट एडिक्वेट और या फिर एक्यूरेट माना जाने वाला ऑप्शन है। सो यहाँ पे द राइट आंसर वुड बी दिस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड आफ्टर अ टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी हुआ है बच्चे का और उसका केयर दिया जाता है। ओके, द नर्स मॉनिटर्स द चाइल्ड नोइंग दैट विच फाइंडिंग इंडिकेट्स द चाइल्ड इज ब्लीडिंग। अब चाइल्ड में ब्लीडिंग हो रही है, ये कौन से ऑप्शन से आपको पता चलता है। टॉन्सिलेक्टोमी में क्या होता है, टॉन्सिल्स को रिमूव कर दिया जाता है। सो टॉन्सिल्स का टॉन्सिलेक्टोमी के बाद में क्या ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं, ये किस हिसाब से आपको पता चलेगा। तो फ्रीक्वेंट स्वॉलोइंग, अगर बच्चा फ्रीक्वेंटली स्वॉलो कर रहा है, डिक्रीज्ड पल्स रेट डिक्रीज हो रही है, कंप्लेन्स ऑफ डिस्कम्फर्ट कंप्लेन कर रहा है बच्चा, या फिर एन एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर एलिवेट हो रहा है। सो सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे
कौन सा पार्ट है जो आपको लग रहा है कि सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा सिम्टोमेटोलॉजी है, वो आपको इस ऑप्शंस में से है. दैट इज आंसर 1, दैट इज इंक्रीज स्वॉलोइंग. ओके, स्वॉलोइंग इंक्रीज होना. टॉन्सिलेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स, जो कि हमने डिस्कस किया, टॉन्सिल्स का सर्जिकली रिमूव कर देना. फ्रीक्वेंट स्वॉलोइंग, स्वॉलोइंग जो है उसका इंक्रीज होना. रेस्टलेसनेस एंड फास्ट एंड रेडी पल्स एंड वॉमिटिंग ब्राइट रेड ब्लड इज द साइंस ऑफ ब्लीडिंग. क्योंकि ऑप्शन में आपको दिया गया था कि ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं ये पता लगाना है. सो ब्लीडिंग नहीं हो रही है कि नहीं, इसके लिए टॉन्सिलेक्टोमी में स्पेशली फ्रीक्वेंट स्वॉलोइंग, रेस्टलेसनेस, फास्ट एंड रेडी पल्स, वॉमिटिंग of bright red blood, and these are the signs of bleeding. Okay, elevated blood pressure and complaints of discomfort are not indication of bleeding. Blood pressure का increase होना और discomfort, these are not the signs of bleeding. So यहाँ पे right answer अपना हुआ frequent swallowing. Okay, तो frequent swallowing अगर है तो आप, या फिर ये बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि फ्रीक्वेंट स्वॉलोइंग क्या करेगा, यहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं, यहाँ पे से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो बच्चा उसको फ्रीक्वेंटली स्वॉलो करता जाएगा, वो फर्स्ट होगा. फिर बहुत सारा स्वॉलो अगर ब्लड करेगा तो फिर वॉमिट जब आएगी तब वो वॉमिट में ब्राइट रेड ब्लड आएगा. सो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली स्वॉलो कर रहा है, ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता चलना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसीलिए बार बार फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. सो ये आपको याद रखना है. टॉन्सिलेक्टोमी है, ब्लीडिंग के साइंस एंड सिम्टम्स आपको देखने हैं, तो फ्रीक्वेंटली स्वॉलो कर रहा है कि नहीं ये आपको चेक करना है जब भी आप उस पोस्ट ऑपरेटिव केयर में वहाँ पे मौजूद हो. तो इसी के साथ हम आज का यहाँ पे सेशन, दैट इज सेशन MCQs का पार्ट 3 है, वो ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट सेशन हम पार्ट 4 लेके आएंगे, जिसमें और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो कि रीसेंट एग्जाम्स आपके एम्स को रिलेटेड होंगे, उसको लेके आएंगे. तब तक के लिए थैंक यू.